Hello everyone. So this is the fifth unit of your geography, class ninth ICSC for this session because this is based on reduced syllabus. I hope you are watching these videos and making your notes, and with the help of those notes you are also doing the question answers from your book, because without doing the question answers you won't be able to give the proper answers in your exams. So this unit, pollution, is divided into three chapters, which all three are covered in this video only. It is very basic chapter. You have all already read about this chapter in your previous classes, and this is very simple also. So pollution you already know कि क्या चीज़ होती है. किसी भी तरीके से अगर एनवायरनमेंट को परेशानी पहुंचती है, चाहे वो हवा को, चाहे वाटर को, सॉइल को, किसी भी चीज़ को, तो उसे पॉल्यूशन कहा जाता है. सो पॉल्यूशन इज द इंट्रोडक्शन ऑफ हार्मफुल मटेरियल इनटू द एनवायरनमेंट. दीज हार्मफुल मटेरियल आर कॉल्ड पॉल्यूटेंट्स. और जिससे पॉल्यूशन होता है, जिस मटेरियल से, जैसे हवा में कुछ गैसेस हैं जो एयर पॉल्यूशन करते हैं, तो उन गैसेस को पॉल्यूटेंट्स कहा जाएगा. जैसे डस्ट है उसे पॉल्यूटेंट्स कहा जाएगा, या ऐश है उसे पॉल्यूटेंट्स कहा जाएगा. पॉल्यूटेंट्स कैन बी नेचुरल सच एज वॉल्केनिक ऐश. ये नेचुरल भी हो सकते हैं, जैसे वॉल्केनो से जो ऐश निकलती है वो एक पॉल्यूटेंट है. दे कैन ऑल्सो बी क्रिएटेड बाई ह्यूमन एक्टिविटी, और ह्यूमन एक्टिविटी के थ्रू बनाए भी जा सकते हैं, जैसे कि सच एज ट्रैश, जो भी आप रबिश सामान फेंकते हैं. रन ऑफ प्रोड्यूस्ड बाय फैक्ट्रीज से जो भी गंदगी निकलती है वो सब. पॉल्यूटेंट्स डैमेज द क्वालिटी ऑफ एयर, वाटर एंड लैंड. और इन पॉल्यूटेंट्स की वजह से जो एयर, वाटर और लैंड की, इन सबकी क्वालिटी गिरती है. पॉल्यूशन किस किस तरीके से आपके सिलेबस में पढ़ाया गया है? एयर, वाटर, सॉइल, रेडिएशन एंड नॉइस, ये सब पढ़ाया गया है. आपके वाटर में फ्रेश वाटर और मरीन लाइफ के बारे में, दोनों के बारे में, यानी एक्वाटिक लाइफ के बारे में भी डिस्कस करा गया है. रेडिएशन एक तरीके से आप इंसोलेशन या फिर आप रेडिएशन को सन रेज की तरह भी पढ़ते हुए आए हैं, तो उससे जो पॉल्यूशन होता है ये सब इसमें डिस्कस करा गया है. तो कमिंग टू द एयर पॉल्यूशन आप देख सकते हैं कि किस तरीके से होता है. ये वो फिगर है जिसमें फैक्ट्रीज के थ्रू पॉल्यूशन दिखाया गया है, स्मोक दिखाया गया है. ये आपका एयर पॉल्यूशन से है. ये सेकंड फिगर आपकी दिल्ली की जो देख रहे हैं, लोग मास्क लगाए हुए हैं और पीछे आपको एक स्मॉग दिख रहा है. फॉग और पॉल्यूशन मिला के जो चीज़ बनती है उसे स्मॉग कहते हैं. तो ये वो दिखाया गया है. पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन हो कैसे रहा है? क्या आपके जो लाइव स्टॉक होता है उसके थ्रू, या आपकी फैक्ट्रीज के थ्रू, जो आपकी कार्स, ट्रक्स, बसेस, ये सब होते हैं, इनके थ्रू जो होता है. सिटीज़ में आप रहते हैं, उसमें एसीज, फ्रिजेस वगैरह यूज़ करते हैं, उसके थ्रू होता है. नेचुरल, जैसे वॉल्केनिक ऐश या फिर वाइल्ड फायर हो गया, कहीं पर आग लग गई बहुत किसी जंगल में, उसके थ्रू हो रहा है. ये सब आपका एयर पोल्यूशन का पार्ट है. एयर पॉल्यूटेंट्स के बेसिकली एयर पॉल्यूटेंट्स जो मेन हैं वो कौन कौन से हैं? ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, यानी नाइट्रोजन के जितने भी ऑक्साइड्स हैं जिसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिलके कंपाउंड्स बना रहे हैं वो. इनके सोर्सेज क्या हैं? बेसिकली इसकी मोटर व्हीकल्स हैं, और इनसे होता क्या है, आपकी एसिड रेन होती है. नेक्स्ट आपका लेड, ये बर्निंग ऑफ लेड पेट्रोल से होता है. ये किडनी, हार्ट, ब्रेन, इन सबको नुकसान पहुंचाता है. इससे मेंटल रिटार्डेशन इन चिल्ड्रन भी होता है, यानी कि बच्चे मानसिक तौर पर कमज़ोर होते हैं. इसके बाद क्लोरोफ्लोरोकार्बन, बहुत फेमस चीज़ है, जो आपकी एसीज और फ्रिज से जो गैस निकलती है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी होती है. ये आपकी एरोसॉल स्प्रेज, इलेक्ट्रॉनिक फैक्ट्रीज, इन सब से काफ़ी ज़्यादा इसके सोर्सेज हैं. डैमेजेस द ओजोन लेयर एंड एक्सपोज अस टू हार्मफुल रेज फ्रॉम द सन. ओजोन लेयर को यही डिप्लीट करने के लिए मेन गैस है, और इसी वजह से सन से जो हार्मफुल रेज हैं वो हमारे पास आ जाएंगी अगर ओजोन लेयर हमारी डिप्लीट हो गई तब. कार्बन डाइऑक्साइड, ये बर्निंग, जो आप कूड़ा जला देते हैं, फॉसल फ्यूल जलाते हैं, उन सब से निकलती है. कॉजिंग द राइजिंग इन द अर्थ्स टेम्परेचर एज अ रिजल्ट ऑफ द ग्रीन हाउस इफेक्ट. तो ये ग्रीन हाउस गैस है. ग्रीन हाउस गैसेस वो होती हैं जो एनवायरनमेंट में फैलती हैं और जो अर्थ का टेम्परेचर जो है वो बढ़ाती हैं. उसी चीज़ को हम ग्रीन हाउस इफेक्ट के नाम से भी जानते हैं. तो इसकी वजह से अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है. देखिए व्हीकुलर, जो आपको बताया गया था, व्हीकुलर पॉल्यूशन कौन सा है? वो पॉल्यूशन जो भी आपके व्हीकल्स के थ्रू हो रहा है, चाहे आपकी कार्स हों, चाहे आपके बाइक्स हों, कार्स हों, बसेस हों, या कोई सा भी व्हीकल हो जिसमें आप फॉसल फ्यूल्स बर्न कर रहे हो, उससे जो भी पॉल्यूशन हो रहा है उसे व्हीकुलर पॉल्यूशन कहा जाएगा.
बेसिकली आज की डेट में हर कोई इतना सक्षम है कि वो अपनी गाड़ियाँ ले सकता है और अलग अलग गाड़ियों से अलग अलग जा सकता है। लोग कार पूल या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल या फिर कार पूल का इस्तेमाल कम करना चाहते हैं। तो इस वजह से जो आपका व्हीकुलर पॉल्यूशन है वो आज की डेट में काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। तो इस व्हीकुलर पॉल्यूशन से बेसिकली इस तरीके की सिम्टम्स हैं जिनसे हमें पता चलता है ये व्हीकुलर पॉल्यूशन है एयर में। कफ, हेडेक, नोजिया, इरिटेशन इन आइज, ये सब चीज़ें इसके अंडर आ जाती हैं। इंग्रेडिएंट्स ऑफ व्हीकुलर पॉल्यूशन क्या क्या है? द फॉलोइंग आर द मेजर पॉल्यूटेंट्स एसोसिएटेड विद मोटर व्हीकल्स। तो कुछ फॉलोइंग आपके पॉल्यूटेंट्स कौन कौन से हैं? एक तो ओजोन है जिसे आप O3 कहते हैं, ऑक्सीजन का ट्रिपल कंपाउंड। ये आपके कैसे निकलता है? प्राइमरी इंग्रेडिएंट है इन अर्बन स्मॉग। ओजोन इज क्रिएटेड व्हेन हाइड्रोकार्बन्स एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड्स बोथ ऑफ विच आर केमिकल रिलीज बाय ऑटोमोबाइल्स फ्यूल कम्बेशन। तो जब हाइड्रोकार्बन और नाइट्रोजन हमारे व्हीकल से निकलती है तभी ओजोन क्रिएट होती है। रिएक्ट विद सनलाइट, और इसको रिएक्ट करती है सनलाइट से थ्रू बेनिफिशियल इन दी अपर एटमॉस्फेयर। ये अपर एटमॉस्फेयर में तो हमारे लिए काफ़ी बेनिफिशियल है, जो कि ये स्ट्रेटोस्फेयर में 19 से 50 किलोमीटर में, वहाँ तो हमारे लिए ये बेनिफिशियल है। बट ग्राउंड लेवल पे ही हमारे लिए इरिटेट करती है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को, जिससे हमें खांसी, चोकिंग और रिड्यूस्ड लंग कैपेसिटी, ये सब चीज़ें हो सकती हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास नाइट्रोजन ऑक्साइड्स। ये कैसे निकलती है? दीज वेहिकुलर पॉल्यूटेंट्स कैन कॉज लंग इरिटेशन एंड वीकन द बॉडीज डिफेंस अगेंस्ट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस। यानी हमारे रेस्पिरेशन में ये हमें प्रॉब्लम करती है, इससे हमें निमोनिया, इन्फ्लुएंजा, इस तरीके की बीमारियां हो सकती हैं। इन एडिशन दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ ओजोन एंड पर्टिकुलेट मैटर। और ओजोन और पर्टिकुलेट मैटर जो कि हमारे लिए हार्मफुल होते हैं, उन तरीके की गैसेस को बनाने में हेल्प भी करती है। कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड ये एक ओडोरलेस, यानी कि इसकी कोई स्मेल नहीं होती, इसकी कोई कलर नहीं होता है। ये भी कैसे बनती है? फॉसिल फ्यूल की कंबस्शन से ही बनती है, सच एज गैसोलीन। कार एंड ट्रक आर द सोर्सेज ऑफ नियरली 2/3 ऑफ द पॉल्यूटेंट। और हमारे कार और ट्रक जो हैं वो लगभग 2/3 इसके रिस्पॉन्सिबल हैं। इन्हें जब आप इनहेल करते हैं तो जो आपकी ब्लॉक हो जाता है, द ट्रांसपोर्ट ब्लॉक्स द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन टू द ब्रेन। तो आपकी जो भी ऑक्सीजन का जिस तरीके से ब्रेन पर जा रही होती है उसमें ब्लॉकेज क्रिएट हो जाती है। हार्ट में भी ये ऑक्सीजन को नहीं जाने देती है और आपके जो बॉडी के मेन पार्ट्स हैं उनमें ऑक्सीजन को जाने में दिक्कत करती है। न्यूबॉर्न बेबीज़ के साथ क्या होता है? पीपल विद क्रॉनिक इलनेस आर स्पेशली सस्पेक्टेबल टू द इफेक्ट्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ये जो है न्यूबॉर्न बेबीज़ के लिए या फिर क्रॉनिक इलनेस जिन लोगों को होती है उनके लिए ये काफ़ी ज़्यादा हानिकारक है। क्रॉनिक डिसीज़ का मतलब है, क्रॉनिक इलनेस का मतलब है जो बीमारी आपको लंबे टाइम से चल रही है, तो ये उसको काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट करती है। नेक्स्ट आ गया आपका सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड क्या है? ये भी मोटर व्हीकल से निकलती है और ये ऐसे पॉल्यूटेंट है जो सल्फर कंटेनिंग फॉसल फ्यूल्स होते हैं उनमें से निकलती है, जिसमें सल्फर होता है उन फ्यूल्स में से, उसमें से बेसिकली निकलती है। स्पेशली डीजल, जैसे कि डीजल एक चीज़ है, उसमें से सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है। इट कैन रिएक्ट इन द एटमॉस्फेयर टू फॉर्म द फाइन पार्टिकल्स एंड कैन पोज अ हेल्थ रिस्क टू यंग चिल्ड्रंस एंड एस्थमेटिक्स। तो जिनको सांसों की प्रॉब्लम है या फिर जो बच्चे यंग हैं उनको ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। तो ये सारे के सारे जितनी पॉल्यूटेंट्स हमने पढ़े हमारे लिए हजार्डस हैं, एयर पॉल्यूटेंट हैं। ये एयर को बहुत ज़्यादा पॉल्यूट करते हैं। पर्टिकुलेट मैटर जो आपने ऊपर नाम भी सुना था, ये क्या है ये देख लीजिए। देखिए, पर्टिकुलेट का मतलब होता है कण, छोटे छोटे कण बनना। और जैसे इसमें बताया गया सूट और मेटल्स। सूट जैसे कि जो आपका काला धुआं जो निकलता है उसमें छोटा छोटा जो एक पाउडर निकलता है। फॉर एग्जांपल जैसे चिमनीज वगैरह में जो ब्लैक धुआं निकलता है उसमें से छोटा छोटा एक हल्का हल्का पाउडर भी निकलता है, उसे सूट कहते हैं। तो ये छोटे छोटे कण अगर सूट से या मेटल से जो भी आ रहे हैं, जो स्मोक को एक मर्की कलर भी देते हैं, ये वो मैटर होता है। और ये हमारी ह्यूमन हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा इन्फेक्शियस है क्योंकि हमारे लंग को बहुत ज़्यादा डैमेज करता है। यहाँ पर मर्की कलर का मतलब थोड़ा सा डार्क कलर जो दे देता है हमारे, थोड़ा सा डार्क सा कलर अगर हमारे एनवायरनमेंट में दिखता है तो हम ये समझ जाते हैं कि धुआं है, और यानी कोहरा नहीं है। बेसिकली
कोहरा अगर थोड़ा सा ब्राउन सा हमें दिख रहा है तो वो स्मॉग है, तो वही मर्की कलर पर रिप्रेजेंट करता है। देखिए ये हमारी एयर क्वालिटी इंडेक्स है। एयर क्वालिटी इंडेक्स जो आपने कई बार सुना भी होगा कि दिल्ली की इतनी चल रही है, तो ये जो गुड है वो आपकी 0 to 50 होती है, मॉडरेट आपकी 51 से 100, अनहेल्दी एंड सेंसिटिव ग्रुप्स 101 से 150, अनहेल्दी ये 151 से 200, वेरी अनहेल्दी 201 से 300, हजार्डस आपका 301 से 500। ये वो टेबल है। ये आपके कोर्स में बेसिकली ये टेबल नहीं है, लेकिन आपको एक व्यू देने के लिए, क्योंकि आपके न्यूज़ चैनल भी कभी कभार आप सुनते रहते होंगे कि इतनी क्या नाम है क्वालिटी चल रही है आपकी एयर की, तो वो इस क्वालिटी इसी टेबल पे डिपेंड करती है, और ये इसमें होता है। ये कॉजेज़ हैं, सॉरी नहीं कॉजेज़ नहीं, ये उसके रिजल्टेंट हैं कि अगर इतना इतना आपका पॉल्यूशन का लेवल रहेगा तो उसमें क्या क्या हो सकता है। इसको आप नोट कर सकते हैं फॉर योर एक्स्ट्रा नॉलेज। इसके अलावा इंडस्ट्रियल एयर पॉल्यूशन, जो भी इंडस्ट्रीज से निकलता है, जैसे चिमनी होती हैं, ऑयल रिफाइनरीज होती हैं, जितनी भी ऐसी जगह है जहाँ पर कोई सी चीज़ कंस्ट्रक्ट हो रही है, बन रही है, तो वहाँ से कोई ना कोई पॉल्यूशन हवा में निकलता जरूर है, धुआं निकलता ही है, तो आपको इंडस्ट्रियल एयर पॉल्यूशन में आता है। बर्निंग गार्बेज, नॉर्मली ठंडों के दिनों में भी कभी कभार आपने देखा होगा, लोग जितनी भी चीज़ें होती हैं, चाहे वो गत्ते होते हैं, फालतू चीज़ें पड़ी होती हैं, इवन प्लास्टिक की थैली, वो सब जला देते हैं। उन सबको जलाने की वजह से जो आपका पॉल्यूशन निकलता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड या फिर नाइट्रोजन ऑक्साइड, इस तरह की चीज़ें रिलीज होती हैं, उसे हम गार्बेज बर्निंग की वजह से कहते हैं। गार्बेज बर्निंग की वजह से ये सब निकले हैं। दी ओपन बर्निंग ऑफ वेस्ट एंड इंसिनेटर्स ऑल्सो रिलीज सल्फर डाइऑक्साइड इनटू द एटमॉस्फेयर। तो अगर आप ओपनली किसी चीज़ को वेस्ट को बर्न करेंगे, या फिर कोई से भी ऐसे मटेरियल को आप ओपनली बर्न करेंगे, तो उसमें से सल्फर डाइऑक्साइड भी निकल सकती है। इस तरीके से काफ़ी जो गार्बेज बर्निंग की वजह से जो आप ये निकलती है पॉल्यूशन जो निकलता है एयर में, वो ज़्यादातर आप ठंडों के टाइम में देख भी सकते हैं, फुटपाथ्स पे भी आप जलता हुआ देख सकते हैं। नॉइज़ पोल्यूशन, नॉइज़ कभी भी देखिए, इंसान की सुनने की क्षमता होती है, ऐसी हर ऑर्गेनिज्म की सुनने की क्षमता होती है, तो अगर वो उससे ज़्यादा तेज़ आवाज़ अगर आने लगती है तो ये हमारे लिए नॉइज़ पोल्यूशन बन जाता है, यानी कि हमारे ईयर्स को, हमारे सिस्टम को इफ़ेक्ट करता है। ऐसे ही काफ़ी सारे जानवरों को भी इफ़ेक्ट करता है। तो बेसिकली नॉइज़ पोल्यूशन जनरली डिफाइंड एज रेगुलर एक्सपोजर टू एलिवेटेड साउंड लेवल्स that may lead to adverse effect in human or other living organism. According to the World Health Organization, sound levels less than 70 decibels are not damaging to living organisms. तो अगर 70 डेसिबल्स से नीचे आपकी साउंड है तो ये आपके लिए डैमेज नहीं करेगा, रिगार्डलेस ऑफ द हाउ लॉन्ग और कंसिस्टेंट इज द एक्सपोजर इज, चाहे वो कितनी भी देर तक बचता रहे। एक्सपोजर फॉर मोर देन 8 hours to constant noise beyond 85 decibels may be hazardous। और जो भी आपका 85 डेसिबल से ऊपर रहेगा नॉइस, और ये 8 घंटे या उससे ज़्यादा तक ये चलता है, तो ये आपके लिए hazardous है, हानिकारक है। इफ़ यू वर्क फॉर 8 hours डेली इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू अ बिजी रोड और हाईवे, यू आर वेरी लाइकली टू एक्सपोज अ नॉइस ट्रैफिक नॉइस पोल्यूशन अराउंड 85 डेसिबल्स। और अगर आप कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें आप डेली 8 घंटे काम करते हैं हाईवे के किनारे, तो आपको नॉइस पोल्यूशन जो वहाँ पर ट्रैफिक के थ्रू मिल रहा है वो 85 डेसिबल्स के ऊपर ही होगा, और आपको ये बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा सकता है। दिस टाइप ऑफ पोल्यूशन इज सो omni present in today's society that we often fail to even notice it anymore। और हमारी सोसाइटी में आज के दिन में इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि हम इसको नॉर्मली नोटिस भी नहीं करते हैं। ये किस किस तरीके से हो रहा है, देखिए स्ट्रीट में हो रहा है, आपका एम्बुलेंस के थ्रू होता है, आपकी कंस्ट्रक्शन साइट से होता है, एयरपोर्ट्स में हो रहा है, वर्क प्लेस में कोई सी साउंड है, ओपन स्पेस है, अगर वहाँ पर किसी कमर्शियल वेन्यू में कोई कॉन्सर्ट वगैरह चल रहा है वहाँ पर होता है, लोग डीजे लगा लेते हैं, वहाँ होता है, जनरेटर्स के थ्रू होता है, आपका ट्रेन का जो स्टेशन होता है इंजन उसके थ्रू होता है, हाउस होल्ड में आप टेलीविज़न चला रहे हैं, कंप्यूटर चला रहे हैं, उसकी वजह से होता है, डिफरेंट तरह वॉशिंग मशीन्स हैं, फैंस हैं, कूलर्स हैं, लाउड स्पीकर्स बजा रहे हैं, इन सारी चीज़ों की वजह से, गन फायर अगर आप कर रहे हैं, इन सारी चीज़ों की वजह से आपका नॉइस पोल्यूशन होता है। वाटर पोल्यूशन, water pollution occurs when harmful substance, often chemicals or microorganisms, contaminate our stream, river, lake, ocean, aquifer और other body of water। यानी कि अगर कोई सी भी वाटर बॉडी
किसी भी तरीके की वजह से, किसी वजह से उसमें केमिकल पैदा हो रहे हैं, या फिर उस केमिकल पैदा नहीं, केमिकल की वजह से या किसी भी ऑर्गेनिज्म की वजह से वो पानी हमारा ख़राब हो रहा है, कंटेमिनेट हो रहा है, तो उसे हम वाटर पोल्यूशन कहेंगे। डिग्रेडिंग वाटर क्वालिटी एंड रेंडरिंग इट टॉक्सिक टू ह्यूमंस और द एनवायरनमेंट। और इस वजह से अगर उस वाटर की क्वालिटी डिक्रीज हो रही है कि हमारे पीने लायक नहीं बच रहा है, या वो थोड़ी एसिडिक हो रही है, तो वो हमारे और एनवायरनमेंट के लिए ख़राब है। तो इसके क्या क्या सोर्सेज हैं? नॉर्मली सीवेज, वेस्ट वाटर, यानी कि जो भी आप पानी यूज़ करते हैं, पानी यूज़ करने के बाद जब वो जाता है नालियों के थ्रू, तो उसका सीवेज सिस्टम क्या है, वो पानी जो गंदा है वो कहाँ जा रहा है, मेन चीज़ ये है। तो उस चीज़ को सीवेज सिस्टम कहते हैं। तो अगर सीवेज सिस्टम हमारा ख़राब है, तो वो जाहिर सी बात है वो पानी हमारा फ्रेश वाटर में, किसी रिवर में या किसी पॉन्ड में, किसी वेल में अगर वो जा रहा है, तो उस वेल पाउंड रिवर को वो गंदा कर देगा। तो ये हमारा सीवेज के थ्रू हो रहा है। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस और इंडस्ट्रियल वेस्ट, यानी कि इंडस्ट्रीज में काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज़ हैं, जैसे हमारे रामपुर में डिस्टिलरी है, उसमें पानी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है अल्कोहल बनाने के लिए। तो जो भी पानी वेस्ट जो होता है वो नाले में डाल देते हैं। उस नाले के थ्रू वो पानी कहाँ जा रहा है, किसी नदी में तो नहीं जा रहा है। इससे दोनों चीज़ें हो रही है। देखिए, जो यहाँ से पानी निकल रहा है उसमें एक तो बैड ओडोर भी होगी, यानी उसकी स्मेल बड़ी गंदी होगी, जो आजकल आप सिटीज़ में आपको मिल भी जाती है। और वो पानी जहाँ पर भी जाएगा, जिस जगह पे जाएगा, उसे गंदा भी करेगा। तो इस तरीके से जो हो रहा है, पानी जो इंडस्ट्रीज़ के थ्रू हो रहा है, तो इंडस्ट्रियल वेस्ट में काउंट होता है। ये एक पॉल्यूशन की वजह है, वाटर पॉल्यूशन की। इसके अलावा ये कुछ फिगर्स और हैं कि अगर आपके एनिमल्स हैं, एनिमल्स का आपका एक्सक्रीशन का सिस्टम आपने ठीक नहीं बना रखा है, पानी जितना भी है फैक्ट्रीज का अलग अलग जगह पे जा रहा है, ये सारी चीज़ें जितनी भी गंदी गंदी आप हो रही है, एग्रीकल्चर में आप पेस्टिसाइड्स इस्तेमाल कर रहे हैं, वो पेस्टिसाइड्स का पानी बह के कहीं जा रहा है, तो आप किसी अगर रिवर, पॉन्ड या किसी वाटर बॉडी में जा रहा है, तो वाटर पोल्यूशन उससे हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट, सॉइल पोल्यूशन। सॉइल पोल्यूशन क्या है? अगर सॉइल की कंटेमिनेशन, सॉइल खराब होती है और उस जगह के लैंड की क्वालिटी डिग्रेड हो रही है, तो इसी वजह से बाय द प्रेजेंस ऑफ xenobiotics, ह्यूमन मेड केमिकल्स और अदर ऑल्ट्रेशन इन द नेचुरल सॉइल एनवायरनमेंट, यानी अगर ये लैंड की डिग्रेडेशन हो रही है क्वालिटी की xenobiotics के थ्रू, ये क्या चीज़ है? ह्यूमन के द्वारा बनाए हुए केमिकल्स, जैसे कि आपके फर्टिलाइजर्स जो आप खेती में डालते हैं, या फिर किसी भी नेचुरल की चीज़ की वजह से, तो उसे सॉइल पोल्यूशन कहा जाता है। इट इज typically caused by industrial activity, एग्रीकल्चर, केमिकल एंड इम्प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट। और ये बेसिकली क्यों होता है? क्योंकि या तो इंडस्ट्री की एक्टिविटी की वजह से, एग्रीकल्चर में जो आप केमिकल यूज़ कर रहे हो उसकी वजह से, या फिर आप जो कूड़ा करकट है उसे आप ढंग से डिस्पोज ऑफ नहीं कर रहे हो। मेजर सोर्सेज ऑफ पोल्यूशन इसमें बताए गए हैं। पॉल्यूटेंट्स लाइक एसिड वॉश्ड ऑफ फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, एसिड रेन हो गया। पेस्टिसाइड जो आप इस्तेमाल करते हो उसकी वजह से, आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स इस्तेमाल कर रहे हो उसकी वजह से, सॉलिड वेस्ट, यानी कि आप जो गंदगी है, सॉलिड गंदगी जो होती है, चाहे वो बॉटल्स हो, कैंस हो, ये सब चीज़ें आप फेंक देते हो इस वजह से। स्टोरेज एंड डिस्पोजल रेडियो एक्टिव वेस्ट फ्रॉम द पावर प्लांट, और किसी भी पावर प्लांट के थ्रू जो भी आपका रेडियो एक्टिव वेस्ट होता है, यानी कि रेडियो एक्टिव वेस्ट का मतलब ये हो गया जो कहीं पर अगर जिसको आप डंप करोगे उस जगह को खराब करेगा। तो पावर प्लांट्स के थ्रू ये जो रेडियो एक्टिव वेस्ट आता है, इसका अगर डिस्पोजल ठीक से नहीं हुआ, तो ये इस सबके मेन रीजंस बनते हैं। रेडिएशन पोल्यूशन क्या चीज़ है? इज डिफाइंड एज द फिजिकल पोल्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर एनवायरनमेंट एज अ रिजल्ट ऑफ रिलीज of radioactive substances into the environment during nuclear explosion and testing of nuclear weapon production, decommissioning, mining of radioactive ores, handling and disposal of radioactive waste, accident at a nuclear power plant। तो आपकी ये तो चीज़ें दी हुई हैं। रेडियो एक्टिव क्या है? अगर रेडियो एक्टिव नहीं, रेडिएशन या फिर रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन, इसको दोनों ही कहा जाता है। तो अगर इन जगहों से जो भी वेस्ट निकल के आता है वो आप कहीं ना कहीं डिस्पोज ऑफ ज़रूर करेंगे। तो जहाँ पर ही डिस्पोज ऑफ करेंगे वो जगह को
खराब करेगा, तो उसको रेडिएशन या रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन कहा जाता है। तो कभी भी आप कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि जहाँ पर भी रेडिएशन पॉल्यूशन आएगा और रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन आएगा तो दोनों सेम बात। तो इसके सोर्सेज ऊपर हमने डिस्कस कर लिए हैं, क्या क्या इसके सोर्सेज हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं, देखिए डिस्पोजल ऑफ वेस्ट के ऊपर है ये, कि डिस्पोजल ऑफ वेस्ट किस तरीके से होना चाहिए। अगर आपके केमिकल वेस्ट ड्रग्स वगैरह हैं तो आप ब्लैक डस्टबिन, ये एक सेग्रीगेशन बनाया गया है नॉर्मली कि डस्टबिन्स को आप किस किस तरीके से रखें और उनमें अलग अलग चीज़ें डालें। क्यों? क्योंकि अगर इन सबको आप मिक्स कर दें, इन सबको मिक्स करने के बाद अगर इनको आगे फर्दर इनको वेस्ट को डिस्पोज ऑफ करना पड़ेगा तो काफ़ी मुश्किल होगी। मतलब कि अगर आप प्लास्टिक को, आप नॉर्मल जो चीज़ ऐसी है जो बायोडिग्रेडेबल है, यानी कि आपके सब्जी के छिलके हैं, उनके साथ अगर आप मिक्स कर देंगे तो देखिए सब्जी के छिलके एक डिग्रेडेबल चीज़ है, वो सॉइल में मिक्स भी हो सकते हैं और वो खाद की तरफ काम कर सकते हैं। लेकिन उसके साथ अगर पानी की बॉटल आप डाल दोगे तो वहाँ पर ये पॉल्यूशन क्रिएट हो जाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि सारे के सारे जो भी आपका वेस्ट है उसको अलग अलग तरीके से डालें। जैसे कि अगर कोई वाइट चीज़ है, सॉरी शार्प चीज़ है, तो उसे वाइट डस्टबिन में डालें। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर शार्प चीज़, मान लीजिए निडल्स वगैरह है, निडल्स वगैरह को अगर आप नॉर्मल चीज़ों के साथ अगर डाल दोगे, कोई आपका वेस्ट फूड है उसके साथ डाल दोगे, तो बाहर आपके कुछ ना कुछ जानवर वगैरह होंगे, वो उसे खाएंगे। जब खाएंगे तो उनको वो शार्प चीज़ चुभ सकती है। इसी वजह से इन सब चीज़ों को अलग अलग करके डालना चाहिए। रेड, ब्लैक, येलो, ब्लू, वाइट, इन सब के बनाए गए हैं कि किस में क्या चीज़ होनी चाहिए, क्योंकि यूनिवर्सल माना जाता है। ठीक, नेक्स्ट आ जाते हैं इफ़ेक्ट्स ऑफ पॉल्यूशन। देखिए ये जो इफ़ेक्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा मैंने इस वीडियो में लिए हैं और बहुत जनरल है, इसलिए हर एक को बार बार हमें डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। ऑन जनरल आपको बता देते हैं इफ़ेक्ट्स ऑफ पॉल्यूशन क्या क्या हो सकते हैं। लैंड, एयर, वाटर pollution. More than half of the human population known what is pollution, but we are still not ready to face its damaging consequences. Pollution is not only limited to water, soil, and noise, but has extended to light, visual, point, and non-point sources. Human beings and their actions are majorly responsible for causing all types of pollution. तो बेसिकली हमारे पॉल्यूशन से हम घिर चुके हैं और हर तरीके का पॉल्यूशन हम बेसिकली इंसान के थ्रू ही हो रहा है, क्योंकि नेचुरल इवेंट्स के थ्रू इतनी चीज़ें नहीं होती हैं। तो हम आज की डेट में एयर, वाटर, हर तरीके की चीज़ों को हम डिग्रेड करते जा रहे हैं। वाटर पॉल्यूशन इज एसेंशियली कॉज्ड बाय ऑयल स्पिल्स। ऑयल स्पिल्स जैसे कि जो हमारे शिप्स होती हैं जो ऑयल से लेकर जाती हैं, अगर उसमें शिप्स में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, वो ऑयल जो है पूरा ओशन में बह जाता है, तो वो एक्वाटिक लाइफ को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। ओशंस में हम डंपिंग यानी अपनी ख़राब चीज़ें जो हैं ओशंस में जाके फेंकने लगे हैं, तो इससे हम ओशन डंपिंग करने वजह से एक्वाटिक लाइफ को वहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। एयर पॉल्यूशन हम कर रहे हैं किस तरीके से, फॉसल फ्यूल्स को बर्न करने के लिए। तो काफ़ी सारी ये जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो मोस्टली ह्यूमन के थ्रू हो रही हैं। क्लाइमेट चेंज, देखिए क्लाइमेट चेंज का मतलब ये हुआ कि जब आप इतना पॉल्यूशन करेंगे, आप एयर पॉल्यूशन करते चलेंगे, तो जो ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं वो बढ़ती चले जाएंगी। अब ग्रीन हाउस गैसेज बढ़ती चले जाएंगी तो वो ग्लोबल वार्मिंग को जन्म देगा। ग्लोबल वार्मिंग जब होगी तो आपका टेम्परेचर राइज होगा, तो जो फेवरेबल टेम्परेचर हमें अर्थ पे चाहिए वो चेंज होगा। इस वजह से पूरी की पूरी अर्थ गर्म होती चले जाएगी। तो क्लाइमेट चेंज, और जब गर्म हो जाएगी तो जो हमारे नेचुरल इवेंट्स हैं, जैसे जो नेचुरल इवेंट्स होते हैं वो और ज़्यादा फ्रीक्वेंटली होने लगेंगे और ज़्यादा बड़े स्केल पर भी हो सकते हैं। तो इसी क्लाइमेट चेंज की वजह से ग्लोबल वार्मिंग वाला पॉइंट भी यहीं पर आ गया। नेक्स्ट इज डिफॉरेस्टेशन एंड लॉगिंग। हम बेसिकली अपने फ़ायदे के लिए पेड़ों को काटते जा रहे हैं, लेकिन हमें इस बात को हम नहीं देख रहे हैं कि अगर हम डिफॉरेस्टेशन करेंगे तो हमें ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी। तो टिम्बर के लिए सबसे ज़्यादा पेड़ यूज़ होते हैं, तो उस टिम्बर से मुनाफा कमाने के लिए डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक बनेगा आगे चल के। ओवर पॉपुलेशन, क्योंकि इंसान की पॉपुलेशन बढ़ती चली जा रही है। जब पॉपुलेशन बढ़ती चली जाएगी तो उसको सोर्सेज भी ज़्यादा चाहिए होंगे। जब हमें ज़्यादा सोर्सेज चाहिए होंगे तो इन सोर्सेज की वजह से और ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी। तो ये आ गया आपका ओवर पॉपुलेशन। इंडस्ट्रियल एंड हाउस होल्ड वेस्ट। इंडस्ट्रीज हम हाउस होल्ड में भी अपने वेस्ट की सेग्रीगेशन नहीं करते। वेस्ट सेग्रीगेशन का मतलब हो गया वेस्ट को अलग अलग रखना,
जैसे ऊपर दिखाया गया था कि अलग अलग उनके डस्टबिन्स बनाए जाते हैं, वैसे ही हाउस होल्ड, तो इंडस्ट्रियल प्लस हाउस होल्ड जो वेस्ट है उसका हम यूसेज किस तरीके से करना चाहिए, कि यूसेज का मतलब उसको हम रिसाइकिल भी कर सकते हैं। हम उनको रिसाइकिल नहीं कर रहे हैं, हम चीज़ों को फेंक दे रहे हैं, फेंक भी रहे हैं तो उनको ढंग से नहीं रखना है, ढंग से नहीं फेंक रहे हैं, किस चीज़ को किस कहाँ पर फेंकना चाहिए। हमारे डिस्पोजल कभी भी ठीक नहीं है। नॉर्मली अगर आप हाउस होल्ड की बात करेंगे तो लोग पन्नियों में अपना सामान डाल के, गंदगी डाल के उसे सड़क के आगे फेंक देते हैं, तो इससे हमारा सॉइल पोल्यूशन भी होता है और ये हमारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा हमें प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। एसिड रेन, अब आपका पॉल्यूशन जैसे जैसे बढ़ता चला जा रहा है वैसे ही वैसे जो आपका एनवायरनमेंट है वो एसिडिक होता जा रहा है, तो जो रेन्स हैं उनसे एसिड रेन होना स्टार्ट हो गई है नॉर्मल, उसकी वजह से आपका जो स्मॉग भी आने लगा है। तो ये सब जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है उस एसिड रेन भी होती है उन प्रॉब्लम्स की वजह से। ओजोन लेयर डिप्लीशन, आपने ऊपर CFC का पढ़ा ही पढ़ा है। अर्थ में देखिए जो आपका ओजोन है वो 19 किलोमीटर अबव सरफेस से लेके 50 किलोमीटर तक है, यानी स्ट्रेटोस्फेयर में हम, ये वहाँ पर हमारे लिए बेटर है क्योंकि हमारी अल्ट्रावायलेट रेज ये रोकती है। बट अगर ये चीज़ हमारी इनलैंड होगी तो ये हमारे लिए हेल्थ के लिए काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो इसलिए ओजोन लेयर जो है आपकी, यहाँ पर जो पॉल्यूशन है, पॉल्यूटेंट्स की वजह से जब वो इतने ज़्यादा बढ़ते चले जा रहे हैं तो जो हमारी ओजोन लेयर है उसको ये डिप्लीट कर रही है, और अगर वो डिप्लीट हो गई तो जितनी भी अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस हैं वो अर्थ पर आने लगेंगे, और अगर वो अर्थ पे आए तो स्किन कैंसर टाइप की हमें बीमारियां होने लगेंगी। जेनेटिक इंजीनियरिंग, हम बेसिकली मॉडिफिकेशन कर रहे हैं फूड्स में, एनिमल्स में। आपने कभी कभार सुना भी होगा कि लोग इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं अपनी क्रॉप्स में या फिर अपने कैटल्स के लिए। तो हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इस तरीके से करने लगे कि हमें गुड्स तो हमें मिल रहे हैं, अच्छे मिल रहे हैं काफ़ी सारे, लेकिन उनकी क्वालिटी जो है वो ख़राब होती जा रही है और वो ह्यूमन हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। तो हमारी जो टेक्नोलॉजी है उसके ऊपर हमें काम करना पड़ेगा, तभी आज की डेट में और लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग यानी कि बिना किसी पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइज़र की चीज़ों को इस्तेमाल करना चाहते हैं। अर्बन स्प्रॉल, देखिए पॉल्यूशन पॉपुलेशन जिस तरीके से इंडिया और चाइना में बढ़ रही है वैसी पूरी दुनिया भर में बढ़ रही है। तो हमें अपने लोगों को बसाने के लिए हमारे जो लैंड्स हैं, फॉरेस्ट काटते हैं, हम वहाँ पर अपनी चीज़ें स्टैब्लिश करते हैं, अपनी जितनी भी फैक्ट्रीज होती हैं वो सेटअप करते हैं, तो हम हर जगह को अर्बनाइज करने में लग गए हैं। अगर हम इस चीज़ को अर्बनाइज करने लगेंगे तो बाकी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके लिए काफ़ी ज़्यादा मिजरी वाली बात है, क्योंकि हम उनको नहीं रहने देंगे। ऑयल स्पिल्स ऊपर ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं। और हाइड्रोलिक फ्रैकिंग का मतलब ये होता है कि हम किसी भी माउंटेन को, किसी भी रॉक को तोड़ने के लिए उसके अंदर हम पानी, सैंड या फिर केमिकल की चीज़ें हम उसके अंदर प्रेशराइज तरीके से हम अंदर डालते हैं, जिससे कि वो रॉक टूटे और उसके थ्रू गैसेस रिलीज हो, जो नेचुरल गैसेस का हम इस्तेमाल करते हैं। तो इसी की वजह से आने वाले टाइम में हो सकता है कि अगर हम ये एक्टिविटीज़ करते रहे तो वाटर पोल्यूशन उससे या फिर अलग अलग तरीके की प्रॉब्लम हमें क्रिएट हो सकती हैं। नेचुरल रिसोर्सेज डिप्लीशन, अब हम जो रिसोर्सेज हैं वो इतने ज़्यादा इस्तेमाल करते जा रहे हैं जैसे पेट्रोल डीजल, तो आने वाले टाइम में वो कहीं ना कहीं वो ख़त्म होते चले जाएंगे और ये हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी क्योंकि इसकी हमने लिमिट जो है वो क्रॉस कर दी है। डिसर्टिफिकेशन हो गया, मतलब कि जितना भी लैंड एरिया है वो हमारा सूखा या फिर आपका ह्यूमिडिटी उसमें कम होती जा रही है। ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से जो क्लाइमेटिक चेंजेस आ रहे हैं उसकी वजह से लैंड पे काफ़ी ज़्यादा असर पड़ रहा है, और ये क्लाइमेटिक चेंजेस बेसिकली क्यों है? ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से। हैबिटेट एंड लॉस ऑफ डिस्ट्रक्शन, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, वाटर क्राइसिस, ये सब के सब जितने भी पॉइंट्स हैं वो सब आपके इफ़ेक्ट्स में आ जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट चलते हुए हम बात करते हैं ऑन ह्यूमन। अभी तक हमने जितने इफेक्ट्स पढ़े ऊपर 15-16 बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन कर दिए थे, बहुत सारे थे, आपको लिख कर आने 4-5 ही होते हैं, सबकी उसमें डेफिनेशन दी, आप उसके नोट्स बना सकते हैं, कोई भी ऐसा कठिन नहीं है। जो नीचे के 3 हमने सही नहीं समझा है वो इतने आसान है कि आप उनको पढ़ के समझ सकते हैं। ह्यूमन के पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है पोल्यूशन का, देखिए पोल्यूशन का कॉन्सिक्वेंस में पहले हम एयर पोल्यूशन को लेके चलते हैं। लगभग 100 मिलियन ईयर्स ऑफ हेल्दी लाइफ आर लॉस्ट एवरी सिंगल ईयर एज अ रिजल्ट ऑफ एयर पोल्यूशन। ऑन एवरेज
दैट्स द सेम एज 1 year एंड 8 months ऑफ हेल्दी लाइफ लास्ट फॉर एवरी सिंगल ऑन अर्थ। यानी कि जो एयर पोल्यूशन, हमारी एयर की क्वालिटी इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है कि हर सालाना हम लगभग हर इंसान की ज़िंदगी से 1 साल 8 महीने हम कम कर रहे हैं। यानी आप ये सोचिए, अगर एयर पोल्यूशन ना हो तो हमारी लाइफ जो है वो कितनी ज़्यादा हो सकती है। एयर पोल्यूशन जो है वो वर्ल्ड का 4th मोस्ट लीथल किलर है। यानी दुनिया में सबसे ज़्यादा लोगों की जो डेथ होती है वो एयर पोल्यूशन से एसोसिएटेड डिसीजेस की वजह से होती है। तो दुनिया में 4 नंबर पर जो लोग मर रहे हैं वो इस वजह से मर रहे हैं कि हमारी एयर क्वालिटी इतनी ज़्यादा ख़राब है। एयर पोल्यूशन हमारा फ्रॉम कार एग्जॉस्ट अफेक्ट्स ह्यूमन रिप्रोडक्शन। इवन जो हमारी कार के थ्रू जो निकलता है हमारा धुआं, उसकी वजह से हमारे ह्यूमन रिप्रोडक्शन सिस्टम में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत आ सकती है। एयर पोल्यूशन एंड क्लाइमेट चेंज क्लोजली लिंक्ड। तो ये देखिए, एयर पोल्यूशन और क्लाइमेट चेंज बहुत ज़्यादा एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, क्योंकि अगर गैसेस जो हमारे एयर पोल्यूशन में गैसेस हैं, जो पॉल्यूटेंट गैसेस हैं, उनकी वजह से हमारा जो क्लाइमेट है वो हॉट होता है तो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हो सकते हैं, आपके क्रॉप रोटेशन में चेंजेस आ सकते हैं, आपके जो ग्लेशियर्स हैं वो पिघलते हैं, ग्लोबल वार्मिंग होती है, ये सब चीज़ें आपकी लिंक्ड हैं। इसके अलावा ब्रीथिंग प्रॉब्लम आपको इस तरीके की हो सकती हैं। काफ़ी सारे ऐसी चीज़ें निकली हैं जो आप यहाँ देख सकते हैं। कफ, वीजिंग, इम्यून सिस्टम को आपको प्रॉब्लम क्रिएट करना, ये सारे पॉइंट जितने एयर पॉल्यूशन की वजह से इंसान को इफ़ेक्ट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका आ गया, देखिए ये वाला पॉइंट ऊपर समझा रखा था ऑलरेडी ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड। देखिए वाटर पोल्यूशन से क्या हो रहा है, एवरीथिंग वी बाई यूज ईट टेक्स वाटर टू प्रोड्यूस। जितनी भी चीज़ हम खरीदते हैं या खाते हैं वो कहीं ना कहीं उसमें पानी का इस्तेमाल ज़रूर होता है। आवर टोटल यूज ऑफ वाटर थ्रू द स्टफ वी बाय इज रिप्रेजेंटेड द वाटर फुटप्रिंट। और जितना भी हम पानी किसी चीज़ को बनाने में, उसको खरीदने में यूज़ करते हैं, उसे वाटर फुटप्रिंट कहा जाता है। द ग्लोबल वाटर फुटप्रिंट इज 9 ट्रिलियन टन्स पर ईयर एंड ऑलमोस्ट 30,000 टन्स पर सेकेंड। यानी जितनी भी चीज़ हम यूज़ कर रहे हैं उसमें सालाना 9 ट्रिलियन टन्स हम पानी इस्तेमाल करते हैं। यानी सेकंड के हिसाब से 3 लाख टन हम यूज़ कर रहे हैं पर सेकंड। तो जब इतना पानी आप डेली हर वक्त हर सेकंड इस्तेमाल कर रहे हैं तो और अपना पॉल्यूशन अगर आप पानी को करते रहेंगे तो एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि आप प्यासे मरने लगेंगे। पानी इतना कम हो जाएगा कि हमें पीने का पानी नहीं मिलेगा। तो ये वाटर फुटप्रिंट्स को हमें कम करना चाहिए। आपने देखा होगा कि अब जाके मार्केट में वाटर बॉटल्स मिलती हैं, ये बहुत गलत साइन है। अगर वाटर बॉटल्स हमारे यहाँ मिल रही हैं, इस टाइम पैक्ड ड्रिंकिंग वाटर्स हम यूज़ कर रहे हैं, तो आने वाले टाइम में पानी की कीमत कितनी ज़्यादा बढ़ने वाली है, इस चीज़ को आप सोच सकते हैं। इवन छोटे छोटे शहरों में भी लोग आरओ वाटर प्योरीफायर यूज़ करते हैं, क्योंकि हमारी जो पानी की क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा गिर चुकी है और गिरने की वजह से हमें वाटर प्योरीफायर्स की ज़रूरत पड़ रही है। ऐसे ही बड़ी सिटीज़ में एयर प्योरीफायर्स की भी ज़रूरत पड़ रही है। जो हमारा ग्राउंड वाटर रिचार्ज है वो बहुत कम हो रहा है। ग्राउंड वाटर रिचार्ज इतना कम हो रहा है कि हमारा जो जैसे आप नल लगवाते हैं, उसके लिए बोरिंग करवाते हैं, वो हर कुछ साल में नल से पानी आना बंद हो जाता है, फिर आपको दोबारा आप बोरिंग करवाते हैं, फिर आपके नल से पानी आता है। तो बेसिकली क्या हो रहा है, जो ग्राउंड वाटर है वो रिचार्ज ही नहीं हो रहा है। इसके अलावा प्लास्टिक के थ्रू हमारा बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हो रहा है। प्लास्टिक बैग्स वगैरह ये सब फेंक देते हैं। तो ये कुछ फिगर्स हैं जो बेसिकली आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं अपने आंसर को बनाने के लिए। इसको आप पॉज करके इन फिगर्स को नोट कर सकते हैं। इससे डिसीजेस भी होते हैं, टाइफाइड तरीके के डिसीजेस हो सकते हैं। आपको वाटर पोल्यूशन जो हैवी मेटल्स, लेड, पेस्टिसाइड्स, हाइड्रोकार्बन्स, इन सब की वजह से हो रहा है। रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, आपके नर्वस सिस्टम, लिवर को डैमेज कर सकता है, अल्जाइमर हो सकता है, हार्ट डिसीजेस हो सकते हैं, लोगों की डेथ हो सकती है इसकी वजह से। तो ये सब डिसीजेस हो सकते हैं। इसके बाद आ जाता है आपका केमिकल पॉल्यूशन।
देखिए ग्लोबल प्रोडक्शन जो है आपके केमिकल्स का वो अराउंड 250 बिलियन टन्स है पर ईयर. मैनी ऑफ दीज केमिकल्स फाइंड देयर वे इनटू आवर बॉडीज़, और इनमें से काफ़ी सारे केमिकल हमारी बॉडीज़ में आ जाते हैं जिनके जो कॉन्सिक्वेंसेज वो काफ़ी ज़्यादा हॉरिफाइंग हो सकते हैं. इन सैम्पल्स फ्रॉम ह्यूमन बींग a study found as many as 420 different chemicals known to or suspected of causing cancer. और इनमें से लगभग इतने केमिकल्स ऐसे हैं जिसकी वजह से हमें कैंसर भी हो सकता है और जो हमारी बॉडी में इजीली चले जाते हैं. एक और स्टडी हुई जिसमें पता चला कि एन एवरेज ऑफ 200 इंडस्ट्रियल केमिकल प्रेजेंट इन द कोल्ड ब्लड ऑफ न्यूबॉर्न बेबीज, यानी कि जो बच्चे पैदा होते हैं न्यूबॉर्न बेबीज होते हैं उनके ब्लड में लगभग लगभग 200 इंडस्ट्रियल केमिकल्स ऑलरेडी होते हैं, उनकी मदर के थ्रू उस बच्चे के अंदर आ जाते हैं. ये जो केमिकल्स हैं 287 डिफरेंट केमिकल्स वर आइडेंटिफाइड इन द कोल्ड ब्लड, और 287 केमिकल्स हैं जिन्हें हम कोल्ड ब्लड की कैटेगरी में रखते हैं. ये कौन से होते हैं कोल्ड ब्लड केमिकल्स? जिसमें से 180 केमिकल्स की वजह से आपको कैंसर हो सकता है, 270 वर आर टॉक्सिक टू द ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम, 208 can cause birth defects or abnormal development of the child. This is truly terrifying, especially since the global production of synthetic chemicals is expected to increase sixfold between 2000 से 2050. यानी अभी देख लीजिए ये अभी प्रेजेंट है, प्रेजेंट में ये सब चल रहा है और 2050 तक ये प्रिडिक्शन है कि जो प्रोडक्शन है वो 6 गुना बढ़ जाएगा. तो अगर 6 गुना बढ़ गया तो ह्यूमन की बॉडी को क्या होगा आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं. प्रिवेंटिव मेजर्स क्या क्या हो सकते हैं पॉल्यूशन को कम करने के लिए, हम कैसे रोक सकते हैं पॉल्यूशन को. पॉल्यूशन प्रिवेंशन अप्रोचेस कैन बी अप्लाइड टू ऑल पोटेंशियल एंड एक्चुअल पॉल्यूशन जनरेटिंग एक्टिविटीज इंक्लूडिंग दोज फाउंड इन एनर्जी, एग्रीकल्चर, फेडरल, कंज्यूमर एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर्स. प्रिवेंशन practices are essential for preserving wetlands, groundwater sources and other critical ecosystem areas in which are especially want to stop pollution before it begins. तो प्रिवेंशन हम ज़्यादा से ज़्यादा हर तरीके की फील्ड, चाहे एनर्जी, एग्रीकल्चर, इन सब से रिलेटेड हो, उन सब में हमें करनी चाहिए. हमें कुछ ना कुछ ऐसे मेजर्स यूज़ करने चाहिए जिसमें ग्राउंड वाटर जो है वो लेवल अप रहे, हमारे इकोसिस्टम में डैमेज ना पहुँचे, और जहाँ पर पॉल्यूशन अभी नहीं पहुँचा है वो पे पहुँच भी ना पाए. इस तरीके के प्रिवेंटिव मेजर्स लेने चाहिए. वो किस तरीके हो सकते हैं? एनर्जी सेक्टर में पॉल्यूशन प्रिवेंशन कैन रिड्यूस एनवायरमेंटल डैमेजेस फ्रॉम एक्सट्रैक्शन, प्रोसेसिंग, ट्रांसपोर्ट एंड कंबस्शन ऑफ फ्यूल्स. पॉल्यूशन प्रिवेंशन अप्रोचेस इंक्लूड, तो एनर्जी के सेक्टर में यानी कि जहाँ से हमें एनर्जी मिलती है उस सेक्टर में कैसे कर सकते हैं कि हम जो एक्सट्रैक्शन है, जैसे हम फॉसल फ्यूल्स निकालते हैं उसमें हम कमी करें, उसकी प्रोसेसिंग या उसको ट्रांसपोर्ट में कंबस्शन ऑफ फ्यूल्स, इस चीज़ जब हमारा एक्सट्रैक्शन ही कम होगा तो वो जाना उसकी रिक्वायरमेंट वो ही कम होगी. तो जब ये सब चीज़ें कम होती चले जाएंगी तो हमारा एनर्जी सेक्टर में हम अपना फ्यूल्स के थ्रू जो पॉल्यूशन हो रहा है उसको कम कर सकते हैं. इसमें हम क्या क्या इंक्लूड करते हैं, कौन सी अप्रोचेज है? इंक्रीजिंग एफिशिएंसी और इन एनर्जी यूज़, यानी कि जो भी एनर्जी हम यूज़ कर रहे हैं उसको एफिशिएंट वे में करें. मान लीजिए कि आपके पास अगर लाइट है, आप लाइट जलाते हैं, आप लाइट हमेशा ऑन रखते हैं, तो ये गलत चीज़ है, आप एनर्जी को वेस्ट कर रहे हैं. तो लाइट को आपने यूज़ करा, बंद कर दिया, तो ये एक एफिशिएंट वे हुआ. अगर आप एफिशिएंट वे में कोई सी एनर्जी यूज़ करोगे तो उसकी जो प्रोडक्शन है वो कम रहेगा. क्यों कम रहेगा? क्योंकि इसकी डिमांड कम हो जाएगी. हम एनर्जी को बचाना शुरू कर दें अगर तो. यूज़ ऑफ एनवायरमेंटल फ्रेंडली फ्यूल सोर्सेज, तो अगर आप एनवायरमेंटल फ्रेंडली फ्यूल सोर्सेज अगर इस्तेमाल करें, जैसे कि आज की डेट में आपका जो सन रेज के थ्रू जो प्रोडक्शन है, सोलर जिसे हम कहते हैं, सोलर यूसेज ज़्यादा हम करें, सोलर लाइट्स का इस्तेमाल करें, तो आपको इस्तेमाल नहीं करेगी. आज की डेट में ई व्हीकल भी आ चुके हैं जैसे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल. तो आप फॉसिल फ्यूल्स, पेट्रोल, डीजल, इन सबको इस्तेमाल करने की जगह अगर आप ई व्हीकल की इस्तेमाल करें तो आपका फॉसिल फ्यूल का यूसेज कम हो जाएगा जो कि हमारे एनवायरनमेंट को हेल्प करेगा. एग्रीकल्चरल सेक्टर में क्या कर सकते हैं आप? रिड्यूसिंग द यूज़ ऑफ वाटर एंड केमिकल इनपुट्स, पानी का जो आप यूसेज है उसको कम करें और आपके फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स पे इन पे कंट्रोल करें. एडप्शन ऑफ लेस फ्रेंडली हार्मफुल पेस्टिसाइड्स और कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप स्ट्रेन्स विद नेचुरल रेजिस्टेंस टू पेस्ट.
तो अगर आप आपका एनवायरमेंटल जो आपके एनवायरनमेंट को कम नुकसान पहुंचाए वो पेस्टिसाइड्स उस तरीके से आप क्रॉपिंग करें तो ये आपके सॉइल के लिए अच्छा रहेगा और आपके एनवायरनमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। प्रोटेक्शन ऑफ सेंसिटिव एरियाज, और जो भी जगह सेंसिटिव है यानी कि आपके अगर कहीं पर फार्म्स हैं और वो नियर आपके रिवर हैं, तो अगर आप फार्म में अपनी कोई सी भी चीज़ पेस्टिसाइड यूज़ करोगे तो उसका पानी बह के आपका रिवर में जा सकता है। तो ऐसे एरिया की प्रोटेक्शन करें कि आपके खेत से कोई सी भी चीज़ डायरेक्टली नेचुरल रिसोर्स को नुकसान ना दे पाए। इंडस्ट्रियल सेक्टर में आप किस तरीके से वर्क कर सकते हैं? एग्जाम्पल ऑफ P2 पार्टिकल्स इंक्लूड मॉडिफाइंग द प्रोडक्शन प्रोसेस टू प्रोड्यूस लेस वेस्ट। आप इस तरीके से प्रोडक्शन करें कि आपका वेस्ट लेस हो जाए। आपका इसका एक एग्जाम्पल अभी रिसेंटली जो एप्पल कंपनी है उसने अपना फ़ोन निकाला था iPhone 12। उसमें उन्होंने पैकेजिंग जो है वो थोड़ी छोटी कर दी फ़ोन की और उसमें उन्होंने चार्जर देना बंद कर दिया और उसका उन्होंने ये कहा था कि हम पैकेजिंग छोटी कर रहे हैं जिससे कि वेस्ट कम हो और चार्जर हम इसमें से हटा रहे हैं। अब ये कितना उन्होंने अपने फ़ायदे के लिए करा या किसी चीज़ के लिए वो बात अलग है, लेकिन उन्होंने उसकी पैकेजिंग कम करके कुछ ना कुछ तो सेव करा है। यूजिंग नॉन टॉक्सिक और लेस टॉक्सिक केमिकल्स एज क्लीनर्स। देखिए क्लीनिंग के लिए हम काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, तो उनकी जगह पर हम विनेगर यूज़ कर सकते हैं या फिर और भी काफ़ी चीज़ें आती हैं जो टॉक्सिक इन एसिडिक नहीं होती नेचर में। इम्प्लीमेंटिंग वाटर एंड एनर्जी कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस, वाटर कंजर्वेशन और इलेक्ट्रिसिटी कन्वर्सेशन यानी एनर्जी कन्वर्सेशन प्रैक्टिसेस हम ऐसे ड्राइव करें या फिर इस तरीके से लोगों को बताएं कि हम किस तरीके पानी को और आपकी एनर्जी का कंजर्वेशन कर सकते हैं। रीयूजिंग मटेरियल्स सच एज ड्रम्स एंड पैलेट्स रादर देन डिस्पोजिंग ऑफ देम एज वेस्ट। और कोई सा भी मटेरियल अगर हम इंडस्ट्री में यूज़ कर रहे हैं तो अगर वो रीयूजेबल है तो उसका दोबारा हम यूज़ करें। जैसे ड्रम्स होते हैं जो प्लास्टिक के डम्स रखे हुए होते हैं उनका हम रीयूज़ करें। इन होम्स एंड स्कूल एग्जाम्पल्स ऑफ P2 पार्टिकल्स इंक्लूड, और ये अगर हम बात करें होम्स में तो ये ऊपर बोला गया था आपसे, बॉटल्स को आप ना फेंकें, उसका इस्तेमाल करें। लाइट टर्म ऑटोमेटिकली कुछ ऐसा करें कि भाई लाइट आप टाइम पे बंद कर दें या फिर इस तरीके की लाइट्स लगाएं। आपके जो स्विचेस हैं, जितनी भी चीज़ें आप इस्तेमाल कर रहे हैं घर पे वो इस तरीके होनी चाहिए कि क्लीनिंग उनकी आप ठीक से करें, ये यानी कि क्लीनिंग एसिडिक चीज़ से ना करें। ये सब चीज़ें इसमें इंक्लूड करती हैं। मेन प्रिवेंटिव मेजर्स इंक्लूड, और जो मेन प्रिवेंटिव मेजर्स हैं जो आपके जो कोर्सेज में काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लेन्ड हैं और आती भी हैं नॉर्मली पूछने के लिए। कारपूल काफ़ी बार आपको बताया गया होगा कि मान लीजिए आप दो लोग हो और आप दोनों को ए पॉइंट पर जाना है, दोनों अलग अलग गाड़ी से जाने की बजाय एक ही गाड़ी में चले जाओ, तो इसे कारपूल कहते हैं। तो कारपूल का इस्तेमाल करें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें, फॉसिल फ्यूल्स का यूज़ कम करें, एनर्जी सेव करें, ये कई बार ऊपर एक्सप्लेन कर दिया। ऑर्गेनिक फार्मिंग यूज़ करें, ऑर्गेनिक फार्मिंग यानी कि जिसमें पेस्टिसाइड्स केमिकल्स वगैरह ये सब चीज़ें नहीं होती हैं, इस तरीके फार्मिंग का आप इस्तेमाल करें। देखिए यहाँ पर जब भी P2 आ रहा है इसका मतलब पॉल्यूशन प्रिवेंशन है, ठीक है। तो पॉल्यूशन प्रिवेंशन प्रैक्टिसेस लिखा हुआ है, ये आप P2 से कहीं कंफ्यूज मत हो जाना। P2 मीन्स पॉल्यूशन प्रिवेंशन। तो नाउ इस वीडियो के ख़त्म होते होते आपका यूनिट 5 भी कंप्लीट होता है ज्योग्राफी का। अब आपकी सिर्फ एक ही यूनिट रह गई है, वो कमिंग वीक में ये भी कंप्लीट हो जाएगी। तो इस तरीके आपका ज्योग्राफी क्लास 9th भी कंप्लीट हो जाएगा। सिविक्स हम ऑलरेडी कर चुके हैं, 10th क्लास की हिस्ट्री सिविक्स ज्योग्राफी भी कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। बट याद रखिएगा इनको नोट्स अगर जब तक आप नहीं बनाएंगे और इन नोट्स के थ्रू अपने बुक्स के क्वेश्चन आंसर्स नहीं करेंगे तब तक एग्ज़ाम में आपकी कोई हेल्प नहीं हो सकती। तो इस चीज़ का ध्यान रखें और ढंग से पढ़ें, एग्ज़ाम्स आपके आने वाले कुछ टाइम में। ओके, थैंक यू।